नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम एक अन्य सेवा से गुजरेंगे जिसे ELB या इलास्टिक लोड बैलेंसिंग कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस सेवा की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले ELB या इलास्टिक लोड बैलेंसिंग यह वह सेवा है जो मेरे पास मौजूद विभिन्न EC दो उदाहरणों में लोड वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए एक भी उदाहरण अतिभारित न हो, इसके लिए ELB बहुत ही सरलता से अलग अलग EC दो उदाहरणों में लोड को वितरित करने, साझा करने का प्रयास करेगा और मैं आने वाली स्लाइड में एक उदाहरण के साथ समझाने जा रहा हूं। इसलिए एक सेवा के रूप में ELB एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए आने वाले ट्रैफिक को स्वचालित रूप से वितरित करेगा। इसलिए मेरा एक भी सर्वर ओवरलोड नहीं होगा। मैं लोड को अपने सर्वर पर साझा करने जा रहा हूं और फिर ELB संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इसलिए इंटरनेट से आने वाले सभी ग्राहक मेरे पास आंतरिक रूप से मौजूद सर्वर के बारे में नहीं जानते हैं। वे केवल मेरे ELB के बारे में जानते हैं। इसलिए वे संपर्क बिंदु के रूप में ELB पर उतरते हैं और ELB मेरे बैकएंड में मौजूद सर्वर पर ट्रैफिक भेजेगा या वितरित करेगा। और ELB भी स्वास्थ्य पर नजर रख रहा है। पंजीकृत लक्ष्य या EC के दो उदाहरण जो मेरे पास हैं। क्यों? उदाहरण के लिए यदि एक EC दो इंस्टेंसेस अस्वस्थ है तो ELB या मेरा लोड बैलेंसर इस अस्वस्थ EC दो इंस्टेंसेस पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा ताकि ग्राहक को कोई बुरा अनुभव ना हो। आप किसी सर्वर पर अग्रेषित करते हैं और फिर सर्वर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या सर्वर डाउन है। इसलिए इससे पहले कि ELB किसी भी सर्वर से कोई कनेक्शन अग्रेषित कर रहा हो, यह सर्वर चालू और स्वस्थ होना चाहिए। आइए अगला बेहद दिलचस्प उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि यह मेरे EC के दो उदाहरण हैं और उदाहरण के लिए हमारे पास 3 EC दो उदाहरण हैं और वे एक ऑटो स्केलिंग समूह का हिस्सा हैं। इसलिए इस उदाहरण में संयोजन करना और यह समझना अच्छा होगा कि सेवाएं एक साथ कैसे काम कर रही हैं। और फिर मेरे पास मेरा ELB है, तो मेरे पास पहला उपयोगकर्ता है और पहला उपयोगकर्ता आता है, वह ELB से जुड़ता है और ELB किसी एक सर्वर पर बैलेंस लोड करेगा और फिर दूसरा उपयोगकर्ता आता है, वह उतरेगा या वह ELB पर उतरेगी और फिर ELB शेष राशि को दूसरे सर्वर पर लोड कर देगा और फिर तीसरा उपयोगकर्ता आता है, वह ELB पर उतरेगा और ELB एक अलग सर्वर चुनेगा। और अब आइए उस समय इस मामले की कल्पना करें, मेरे सर्वर ओवरलोड हो रहे हैं। तो यहां क्या होगा? ASG इसका पता लगाएंगे। तो ASG यह पता लगाएगा कि अब मैं उस सीमा से ऊपर हूं जिसे मैंने अपने ASG पर कॉन्फ़िगर किया था। इसलिए ASG मौके पर ही अतिरिक्त मामले बनाने जा रहा है। याद रखें, वह था स्केलिंग आउट। और यहां बहुत दिलचस्प बात यह है कि ऑटो स्केलिंग होगी और यह ELB की तारीख तय करेगी। ELB को बताने के लिए कृपया ध्यान दें। अब मैंने अतिरिक्त दो EC दो उदाहरण जोड़ दिए हैं, तो कृपया आने वाले अगले ट्रैफिक के लिए इन अतिरिक्त उदाहरणों पर लोड वितरित करना शुरू करें। तो अब जब यूजर नंबर 4 आएगा तो अब उसे सर्वर नंबर 4 पर लोड बैलेंस कर दिया जाएगा और फिर जब उपयोगकर्ता संख्या 5 आ रही है तो उसे सर्वर संख्या 5 पर भी संतुलित किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ELB या मेरा इलास्टिक लोड संतुलन यह संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट से आने वाले उपयोगकर्ता वे मेरे ELB पर आते हैं और ELB की जिम्मेदारी कई EC दो उदाहरणों में लोड वितरित करना है और ये EC दो उदाहरण एक ऑटो स्केलिंग समूह के अंदर हैं। इसलिए यदि मैं अपनी सीमा से ऊपर हूं तो ऑटो स्केलिंग अतिरिक्त उदाहरण बनाएगी और यह मेरे ELB को अपडेट कर देगी। कृपया आपके अगले निर्णय में मैंने यहां कुछ सर्वर जोड़े हैं, इसलिए इन सर्वरों पर शेष नए उपयोगकर्ताओं को लोड करना शुरू करें। इसलिए मेरे पास ओवरलोडेड सर्वर नहीं है।
इसलिए मुझे आशा है कि अवधारणा स्पष्ट है और मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि ELB कैसे काम कर रहा है और ELB ऑटो स्केलिंग समूह के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। इसमें भाग लेने और अगले पाठ में आपसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।